इमेजिन करिए एक कोर्ट रूम में एक बहुत ही संगीन केस चल रहा है। सारे एविडेंस एकदम क्लियर हैं, सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ है। बिल्कुल। लेकिन वहां जो कानून लागू हो रहा है ना, वो आम जनता की नजर में नैतिकता या मोरालिटी के बिल्कुल खिलाफ लगता है। जो स्टूडेंट्स वहां बैठे हैं, जो जनता केस देख रही है, सबको यही लग रहा है कि जज साहब इस बुरे और अनैतिक कानून को पक्का रद्द कर देंगे। हाँ, क्योंकि हमारी स्वाभाविक सोच यही होती है कि जो चीज मॉरल नहीं है, जो नैतिक नहीं है, वो लीगल भी नहीं होनी चाहिए। राइट। कानून का काम तो न्याय करना है ना। और बिना नैतिकता के न्याय कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली। लेकिन तभी कोर्टरूम में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं और उस अनैतिक लगने वाले कानून को पूरी तरह से लागू कर देते हैं। आधे लोग तो समझ ही नहीं पाए कि ऐसा क्यों हुआ। और यही वो सस्पेंस है। हाँ, मतलब आखिर ऐसी कौन सी चीज थी जिसने जज को मोरालिटी को इग्नोर करने पर मजबूर किया? एक जज जो न्याय की कुर्सी पर बैठा है, वो नैतिकता को कैसे साइड में रख सकता है? यही वो पॉइंट है जो लॉ की दुनिया को इतना दिलचस्प और कभी-कभी आम इंसान के लिए काफी कंफ्यूजिंग बना देता है। जज ने मोरालिटी को इसलिए इग्नोर किया क्योंकि उन्होंने कानून को एक बहुत ही खास नजरिए से देखा, एकदम प्योर फॉर्म में। आज के इस डीप डाइव में हम इसी कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और देखेंगे कि एग्जाम में इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा गलती कैसे होती है। आप देख रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं केल्सिन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ के बारे में। तो चलिए इस डीप डाइव के अंदर चलते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, वो इस बात में बहुत उलझ जाते हैं कि कानून क्या है और कानून कैसा होना चाहिए। मतलब वो लॉ एज इट इज और लॉ एज इट ऑट टू बी के बीच का जो कंफ्यूजन है। बिल्कुल, यहीं से हमारी आज की थ्योरी की असली जरूरत पैदा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्योर थ्योरी की। आखिर ये प्योर थ्योरी है क्या, और केल्सिन इसे प्योर क्यों बनाना चाहते थे? तो देखो, इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं हंस केल्सिन, उनका टारगेट बहुत क्लियर था। वो कानून को एक साइंस बनाना चाहते थे, एक विज्ञान। अच्छा। अब सोचिए साइंस की खासियत क्या होती है। वो हर जगह एक जैसी होती है। पानी का फॉर्मूला जो है H2O, वो इंडिया में भी वही है और अमेरिका में भी वही है। राइट, वो तो यूनिवर्सल है। बिल्कुल। लेकिन केल्सिन ने देखा कि कानून के साथ ऐसा नहीं था। कानून में बाहरी प्रभावों की एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की बहुत ज्यादा मिलावट है। बाहरी प्रभाव मतलब आपका कहना है कि मोरालिटी, पॉलिटिक्स या रिलीजन जैसी चीजें? एकदम सही पकड़े। केल्सिन का मानना था कि अगर हमें लॉ की एक साइंटिफिक स्टडी करनी है तो हमें इन सब चीजों को एकदम बाहर निकालना होगा। क्योंकि मोरालिटी बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है ना। जो चीज एक समाज के लिए नैतिक है वो दूसरे के लिए अनैतिक हो सकती है। हाँ, ये तो है। तो अगर कानून नैतिकता पर डिपेंड करेगा तो वो कभी भी एक प्योर साइंस नहीं बन पाएगा। एक सेकंड रुकिए, मुझे यहाँ एक डाउट आ रहा है, और शायद जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं उनके दिमाग में भी ये सवाल पक्का आ रहा होगा। हाँ, बताइए। अगर केल्सिन कह रहे हैं कि कानून में कोई मोरालिटी नहीं होनी चाहिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि लॉ एक रोबोट की तरह है? मतलब अगर कोई कानून कहता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, तो क्या ये नैतिकता नहीं है जो कानून के अंदर बैठी है? और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। केल्सिन का जो असली जीनियस है ना, वो यहीं पर है। केल्सिन कहते हैं कि लॉ एक नॉर्मेटिव सिस्टम है। नॉर्मेटिव सिस्टम? हाँ, मतलब कानून क्या होना चाहिए या व्हाट ऑट टू बी, ये बताता है। लेकिन ध्यान दीजिए, ये एक लीगल ऑट है, मॉरल ऑट नहीं। अच्छा, मतलब ये कोई नैतिक उपदेश नहीं दे रहा है? बिल्कुल नहीं। ये कोई उपदेश नहीं है, ये बस एक इफ और देन का फॉर्मूला है। हाँ, ओके। लीगल ऑट का मतलब है अगर आप चोरी करते हैं तो स्टेट को आपको सजा देनी चाहिए। इफ यू स्टील, द स्टेट ऑट टू पनिश यू। इसमें कोई मॉरल जजमेंट नहीं है कि चोरी करना पाप है या पुण्य है। ओ वाओ। ये सिर्फ एक सिस्टमैटिक रूल है जो पॉलिटिक्स और समाजशास्त्र से एकदम अलग है। एक कानून वैलिड है या नहीं, इसका टेस्ट ये नहीं है कि वो कितना अच्छा है या बुरा है। उसकी वैलिडिटी का टेस्ट सिर्फ उसका लीगल सोर्स होता है। समझ गई। मतलब कानून सही है या गलत, ये तो बहस का मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि वो कानून सही अथॉरिटी ने बनाया है या नहीं। एग्जैक्टली। तो जो स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में लॉक करने की एक शॉर्टकट ट्रिक है, मेमोरी लॉक। जब भी पेपर में वर्ड दिखे प्योर, तो तुरंत याद रखना है नो मोरालिटी, नो पॉलिटिक्स। एकदम परफेक्ट मेमोरी लॉक है ये। प्योरिटी का मतलब ही यही है, कानून के अंदर नैतिकता या राजनीति की कोई मिलावट नहीं है। राइट। और मजे की बात यह है कि इस प्योर थ्योरी का कोई डायरेक्ट स्टैट्यूटरी प्रोविजन नहीं होता। ये एक एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की थ्योरी है जो पूरे लीगल स्ट्रक्चर को समझने का एक फ्रेमवर्क देती है। अब ध्यान से समझिएगा जो भी लोग सुन रहे हैं।
क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स यहीं पर अटक जाते हैं। हम्म अगर हम मोरालिटी को पूरी तरह हटा दें तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर इंसानियत और नैतिकता नहीं है तो फिर एक तानाशाह का एक डिक्टेटर का कोई भी रैंडम आदेश भी कानून बन जाएगा। बिल्कुल, ये सवाल तो उठेगा ही। उस कानून को पावर कहाँ से मिलेगी, वो वैलिड कैसे होगा? उसे रोकने वाला कोई स्ट्रक्चरल फिल्टर तो होना चाहिए ना। और यहीं पर इस थ्योरी का दूसरा सिद्धांत आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, यानी मानदंडों के पदानुक्रम का सिद्धांत। ओके। केल्सन ने उस सवाल का बहुत ही लॉजिकल जवाब दिया। उन्होंने स्टूफेनबाउ थ्योरी दी। उनके अनुसार पूरा लीगल सिस्टम एक पिरामिड की तरह होता है। एक पिरामिड मतलब सबसे नीचे बेस चौड़ा और ऊपर जाते जाते एक पॉइंट। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। अगर मैं इसे बहुत सिंपल बोलूं तो ये एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह है। एक कंपनी में जो सबसे जूनियर कर्मचारी होता है उसे पावर अपने मैनेजर से मिलती है। वो वही करता है जो मैनेजर कहता है, और मैनेजर को पावर कंपनी के डायरेक्टर से मिलती है, और डायरेक्टर को पावर कंपनी के बॉस से। ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। इस पिरामिड में जो नीचे वाले कानून हैं वो अपनी पावर अपने से ऊपर वाले कानूनों से लेते हैं। राइट। अगर हम लीगल सिस्टम के पिरामिड को नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो सबसे नीचे आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स। वो अपनी वैलिडिटी लेते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन अपनी वैलिडिटी लेता है स्टैट्यूट या एक्ट से, और एक्ट्स अपनी वैलिडिटी लेते हैं देश के संविधान से। और अगर वो जूनियर कर्मचारी कोई ऐसा काम करे जो मैनेजर के रूल्स के खिलाफ हो तो उसका वो काम तो इनवैलिड हो जाएगा ना। एकदम इनवैलिड हो जाएगा। ठीक वैसे ही लॉ के पिरामिड में नीचे का कानून तभी वैलिड है जब वो ऊपर के कानून की लिमिट्स के अंदर हो। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर संविधान के खिलाफ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली शून्य या वॉइड हो जाएगा। यही डॉक्ट्रिन ऑफ हायरार्की ऑफ नॉर्म्स का बेस है। एक लोअर नॉर्म तभी वैलिड है जब वो हायर नॉर्म के अकॉर्डिंग बना हो। और इसी स्ट्रक्चर के अंदर काम कैसे होता है, इसे समझाने के लिए केल्सन ने दो थ्योरीज दी। अच्छा। हाँ, स्टैटिक थ्योरी और डायनामिक थ्योरी। रुकिए, मुझे गेस करने दीजिए। स्टैटिक का मतलब होता है ठहरा हुआ और डायनामिक का मतलब होता है बदलता हुआ। तो क्या स्टैटिक थ्योरी लॉ के कंटेंट को देखती है और डायनामिक थ्योरी ये देखती है कि समय के साथ कानून कैसे बदलता है? आप आधे सही हैं और आधे गलत। अरे और एग्जामिनर यहीं पे स्टूडेंट्स को फंसाता है। स्टैटिक थ्योरी वाकई में नॉर्म्स के कंटेंट को एनालाइज करती है। ये देखती है कि एक कानून दूसरे से लॉजिकली कैसे जुड़ा है। मतलब अगर हायर नॉर्म कहता है कि चोरी की सजा मिलेगी तो लोअर नॉर्म उस सजा को तय करेगा। दोनों का लॉजिक कनेक्टेड है। तो फिर ये डायनामिक्स थ्योरी क्या है? डायनेमिक थियरी का फोकस समय के साथ बदलाव पर नहीं है, बल्कि क्रिएशन प्रोसेस पर होता है। ओ, क्रिएशन प्रोसेस। हाँ, ये थियरी देखती है कि एक कानून कैसे बनाया जाता है और उसे बनाने की अथॉरिटी किसके पास है। मतलब क्या लोअर नॉर्म बनाने वाले को हायर नॉर्म ने पावर दी है? राइट। तो स्टैटिक मतलब क्या लिखा है ये देखना, और डायनेमिक मतलब किसने और कैसे बनाया ये देखना। बहुत बढ़िया क्लैरिटी मिली इससे। तो अब हमारा पिरामिड बन गया, कॉर्पोरेट ऑफिस का स्ट्रक्चर भी समझ आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से लेकर संविधान तक का रास्ता एकदम साफ है। बिल्कुल। डायनामिक और स्टैटिक का फर्क भी क्लियर है, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। पिरामिड के सबसे ऊंचे पॉइंट पर क्या है? संविधान को पावर कौन देता है? कॉर्पोरेट कंपनी के बॉस को अथॉरिटी कहां से मिली? और यहीं पर केल्सन की थ्योरी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रुंडोनॉर्म, यानी मूल मानक का सिद्धांत। ग्रुंडोनॉर्म, ये शब्द सुनने में काफी टेक्निकल लगता है यार। टेक्निकल जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। पिरामिड के सबसे ऊपर, यहां तक कि संविधान से भी ऊपर, एक नॉर्म होता है जिसे ग्रुंडोनॉर्म या बेसिक नॉर्म कहते हैं। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि ये कोई लिखा हुआ कानून नहीं है, ये किसी किताब में दर्ज नहीं है। एक सेकंड, लिखा हुआ कानून नहीं है। सबसे बड़ी अथॉरिटी जिससे पूरा देश चल रहा है वो कहीं लिखी ही नहीं है। हाँ। तो फिर ये है क्या? क्या ये कोई लूप होल है? मतलब हम बस हवा में मान लें कि ये पावर है? ये डाउट तो सबको आता है। और ये डाउट आना नेचुरल है, पर ये लूप होल नहीं है, बल्कि यही इस थ्योरी का लॉजिकल फुल स्टॉप है। ओके। केल्सन कहते हैं कि हर लीगल सिस्टम किसी न किसी मूल विश्वास पर टिका होता है। अगर आप सवाल पूछते जाएंगे कि इस एक्ट को पावर कहां से मिली, जवाब मिलेगा संविधान से। संविधान को पावर किसने दी? संविधान बनाने वालों ने। उनको पावर किसने दी? अंत में आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे जहां आपको रुकना ही पड़ेगा। राइट। वो फुल स्टॉप ही ग्रुंडोनॉर्म है,
ये एक हाइपोथेटिकल या काल्पनिक नियम है, एक लीगल फिक्शन है जिसे प्रूव नहीं किया जा सकता, इसे सिर्फ अज्यूम किया जाता है। मुझे इसे समझने के लिए एक एनालॉजी याद आ रही है। मान लीजिए हम चेस खेल रहे हैं, शतरंज। अगर कोई पूछे कि घोड़ा 2.5 घर क्यों चलता है एल शेप में, तो जवाब होगा क्योंकि चेस के रूल्स यही कहते हैं। बिल्कुल। अगर वो फिर पूछे लेकिन ये रूल किसने बनाए और हम इन्हें क्यों माने, तो इसका कोई लॉजिकल जवाब नहीं है। गेम खेलने के लिए आपको बस ये मानकर चलना पड़ेगा कि ये रूल्स वैलिड हैं। एग्जैक्टली। अगर आप रूल्स पर ही सवाल उठाएंगे तो गेम खेला ही नहीं जा सकता। क्या बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल ऐसा ही है। लीगल सिस्टम भी एक गेम की तरह है। उस गेम को खेलने के लिए आपको एक बेसिक रूल मानकर चलना पड़ता है। राइट। जैसे भारत में हमारा ग्रुंडन नॉर्म हो सकता है कि संविधान का पालन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑट टू बी ओबेड। इसे किसी ने प्रूव नहीं किया है, बस पूरे देश ने इसे अपना लिया है और इसी अजम्पशन से नीचे के सारे कानूनों को वैलिडिटी मिलती है। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ एक और मेमोरी लॉक है, ग्रुंडन नॉर्म इज इक्वल टू घर के दादाजी या फिर चेस के रूल्स। हाँ, घर के दादाजी सही है। हाँ, दादाजी की बात सब मानते हैं, पर क्यों मानते हैं ये कोई नहीं पूछता, बस मान ली जाती है। जुडिशरी एग्जाम्स में अक्सर ये सवाल आता है कि प्योर थ्योरी को ग्रुंडन नॉर्म के साथ एक्सप्लेन करें। तो आपको थ्योरी, पिरामिड वाली हायरार्की और बेसिक नॉर्म तीनों को डिटेल में लिखना होता है। बिल्कुल। तो अब तक की चर्चा से प्योर थ्योरी, हायरार्की और ग्रुंडन नॉर्म का थ्योरेटिकल बेस तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। राइट। क्या भारत के सुप्रीम कोर्ट में ये थ्योरी वाकई काम करती है? क्या जजेस इस पिरामिड वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं? आइए इसे केस लॉ स्टोरी मोड में समझते हैं। हम 3 लैंडमार्क केस लॉज देखेंगे। केल्सन की इस थ्योरी का इन्फ्लुएंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग में साफ साफ दिखता है। सबसे पहला और सबसे ऐतिहासिक केस है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ओह, 1973 वाला। इस केस की कहानी तो इंडियन लीगल हिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है। बिल्कुल है। इस केस में मुख्य लड़ाई इसी बात पर थी कि क्या संसद के पास, पार्लियामेंट के पास संविधान में बदलाव करने की अनलिमिटेड पावर है? क्या संसद पूरे के पूरे संविधान को ही बदल सकती है? और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजनिंग दी ना, वो केल्सन के हायरार्की थ्योरी का एक जीता जागता उदाहरण है। अच्छा। हाँ, कोर्ट ने कहा कि संसद की पावर अनलिमिटेड नहीं है। कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया, यानी मूल ढांचा का सिद्धांत। अब इसे केल्सन के नजरिए से देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने असल में क्या किया? कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर को एक हायर नॉर्म बना दिया। मतलब संविधान अपने आप में एक नॉर्म है और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो पिरामिड में सबसे ऊपर बैठ गया। एग्जैक्टली। संसद, जो कि एक लोअर अथॉरिटी है, वो कानून बनाकर इस हायर नॉर्म को नष्ट नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। कोर्ट ने साफ कर दिया कि पार्लियामेंट संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं छू सकती। राइट। केल्सन की थ्योरी यही तो कहती है कि लोअर अथॉरिटी कभी भी अपनी लिमिट्स क्रॉस करके हायर अथॉरिटी के खिलाफ नहीं जा सकती। ये कनेक्शन वाकई कमाल का है और यही लॉजिक हमें दूसरे लैंडमार्क केस में भी दिखता है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1980 का केस। इस केस में भी कोर्ट की रीजनिंग उसी पिरामिड वाले कॉन्सेप्ट पर टिकी थी। संसद ने कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स किए थे जो उन्हें संविधान से भी ऊपर रखने की कोशिश कर रहे थे। कोर्ट ने उन्हें रद्द करते हुए फिर साफ किया कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी नहीं। मतलब पिरामिड के टॉप पर संविधान है, संसद नहीं। संसद की पावर लिमिटेड है, वो संविधान के दायरे में रहकर ही काम कर सकती है। बिल्कुल। जैसे एक जूनियर कर्मचारी मैनेजर की कुर्सी पर कब्जा नहीं कर सकता। ये नॉर्मल हायरार्की का सीधा और बेहतरीन प्रैक्टिकल उदाहरण है। और तीसरा अहम केस है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस केशोराम इंडस्ट्रीज। इस केस में कोर्ट ने लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के लेयर्ड स्ट्रक्चर को बहुत क्लियरली समझाया। लेयर्ड स्ट्रक्चर मतलब वही पिरामिड के अलग अलग लेवल्स। हाँ, कि केंद्र सरकार किन मुद्दों पर कानून बनाएंगी, राज्य सरकार किन पर बनाएंगी और उनकी लिमिट्स क्या होंगी। ये सब संविधान के तय किए हुए हायरार्की स्ट्रक्चर के अंदर ही रहेगा। सही कहा। कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कानून नहीं बना सकती जो संविधान द्वारा दी गई पावर के बाहर हो। अगर वो ऐसा करती है तो वो कानून इनवैलिड हो जाएगा, क्योंकि उसने पिरामिड के रूल्स को तोड़ दिया है। तो जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ सीधा टिप है। जब भी आप केल्सन की थ्योरी पर आंसर लिखें तो सिर्फ थ्योरी मत लिखिए,
ये लाइन जरूर चिपका दें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम क्लियरली रिफ्लेक्ट्स केल्सन्स हायरार्की वेयर कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम नॉर्म। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हाँ, अगर आप इन केस लॉज के थ्रू ये समझाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे हायरार्की का इस्तेमाल करके संसद की पावर को लिमिट किया, तो आपका आंसर बाकी सबसे अलग और बहुत स्ट्रांग बनेगा। लेकिन हर शानदार थ्योरी की तरह केल्सन की थ्योरी की भी अपनी कमियां हैं, और यहीं पर एक बहुत जरूरी डिबेट आती है, केल्सन की प्योर थ्योरी वर्सेस नेचुरल लॉ थ्योरी। ये तो होना ही था। नेचुरल लॉ थ्योरी तो सदियों पुरानी है, जो हमेशा न्याय, नैतिकता और इंसानियत की बात करती है। बिल्कुल। तो अगर केल्सन की थ्योरी इतनी लॉजिकल है और वो मोरालिटी को पूरी तरह बाहर कर देती है, तो क्या इसका मतलब है कि नेचुरल लॉ थ्योरी गलत है? देखिए, गलत या सही की बात नहीं है, यहाँ अप्रोच का फर्क है। हाँ। एग्जामिनर अक्सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछता है। अगर हम दोनों की तुलना करें तो केल्सन की थ्योरी का पूरा फोकस इस बात पर है कि लॉ एज इट इज, कानून क्या है, इसका बेस पूरी तरह से लीगल नॉर्म्स हैं और इसकी वैलिडिटी सोर्स बेस्ड है। सोर्स बेस्ड मतलब अगर सही तरीके से सही अथॉरिटी ने कानून बनाया है तो वो वैलिड है, चाहे वो कितना भी क्रूर क्यों ना हो। और इसके बिल्कुल उलट नेचुरल लॉ थ्योरी का फोकस इस बात पर है कि लॉ एज इट ऑट टू बी, राइट, कानून कैसा होना चाहिए, वो भी नैतिक रूप से। हाँ। इसका बेस मोरालिटी और जस्टिस है। बिल्कुल। नेचुरल लॉ में एक कानून की वैलिडिटी का टेस्ट उसका मॉरल टेस्ट होता है। उनका मानना है कि एक अन्यायपूर्ण कानून कानूनी नहीं है। एन अनजस्ट लॉ इज नो लॉ एट ऑल। इसीलिए एग्जाम में जब भी क्रिटिकली एनालाइज करने को कहा जाए ना, तो आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों लिखने होंगे। मेरिट्स में तो हम लिख सकते हैं कि इसका साइंटिफिक अप्रोच बहुत शानदार है। इसने लॉ को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में स्थापित किया और कंफ्यूजन खत्म किया। पिरामिड स्ट्रक्चर ने लीगल सिस्टम को समझना बहुत आसान बना दिया। हाँ। लेकिन इसकी डीमेरिट्स में क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि ये थ्योरी मोरालिटी को पूरी तरह इग्नोर करती है। असल दुनिया में इंसानी समाज में आप कानून को नैतिकता से पूरी तरह अलग करके नहीं चला सकते। राइट, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सोचिए, इसी थ्योरी का इस्तेमाल करके तानाशाह बहुत ही क्रूर कानून बना सकते हैं और कह सकते हैं कि देखो ये पिरामिड के रूल्स के हिसाब से बना है, इसलिए ये वैलिड है। बहुत डरावना है ये तो। कहीं ना कहीं न्याय और नैतिकता ही कानून की आत्मा होते हैं। यही केल्सन की सबसे बड़ी आलोचना है। तो फाइनली इस पूरी चर्चा को अगर हम समराइज करें, केल्सन की प्योर थ्योरी कानून को भावनाओं और नैतिकता से अलग करके एक साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क देती है। बिल्कुल। वैलिडिटी का पूरा बेस हायरार्की ऑफ नॉर्म्स पर टिका है, जो नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स से शुरू होकर सबसे ऊपर ग्रुंडन नॉर्म तक जाता है। और जैसा कि हमने केस लॉज में देखा, भारतीय संविधान और सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग में भी हमें इस पिरामिड की साफ झलक दिखाई देती है, जहां संविधान सर्वोच्च है और बाकी सब उसके अधीन है। अगर आज आपको ये पिरामिड और ग्रुंडन नॉर्म का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया है, तो एग्जाम में आपको हाई स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। एकदम सही। एग्जाम में हायरार्की का डायग्राम, वो पिरामिड बनाना मत भूलना। डायग्राम और केस लॉज की डीप रीजनिंग आपके आंसर को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। बिल्कुल। और जाने से पहले सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं, जिस पर आपको खुद सोचना है और रिसर्च करनी है। क्या सवाल है? सोचिए, अगर किसी देश में अचानक क्रांति आ जाए, रेवोल्यूशन आ जाए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन, और पुराना संविधान ही पूरी तरह फाड़ कर फेंक दिया जाए, बाप रे। तो क्या उस देश का पूरा लीगल सिस्टम और पुराना ग्रुंड नॉर्म रातों रात ढह जाएगा? नया ग्रुंड नॉर्म कैसे बनेगा? क्या क्रांति खुद एक नया ग्रुंड नॉर्म बन जाती है? एग्जैक्टली। याद कीजिए वो कोर्ट रूम जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। क्या ऐसे उथल पुथल वाले वक्त में एक जज सिर्फ प्योर लॉ देखेगा या वहां मोरालिटी वापस आ जाएगी? ये बहुत ही गहरा सवाल है, जो दिखाता है कि लॉ कोई बंद किताब नहीं है, बल्कि समाज के साथ लगातार इवॉल्व होने वाला डायनामिक सब्जेक्ट है। बिल्कुल। अगर आज का ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लगा और आपके दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए लॉक हो गए हैं, तो इस डीप डाइव को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग लीगल कॉन्सेप्ट्स को हमेशा के लिए याद रखने के लिए वकील साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले डीप डाइव में एक नए लीगल सस्पेंस के साथ।